लगातार मजबूत हो रहा है अमेरिकी डॉलर की वजह से दुनिया भर की करेंसी की हालत बिगड़ती जा रही है। भारतीय रुपए भी लगातार टूट रहा है। सोमवार को रुपए ने प्रति डॉलर 81 रुपए 61 पैसे के आसपास का निचला स्तर छू लिया। इससे पहले कभी डॉलर का भाव इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझिए कि अब आप $1 अगर बाजार में लेने जाएंगे तो आपको मोटा मोटी 82 रुपए का मिलेगा। सर, एक चीज़ समझ नहीं आई, अब तक हम ये देख रहे थे जब जब रुपये 80 के ऊपर निकल रहा था आरबीआई आगे आके खड़ा हो जाता था दीवार की तरह। जब से ये 80 के पार निकला है आरबीआई बिल्कुल गायब दिख रहा है, ऐसा क्यों? 80 के पार आरबीआई ने एक इंटरवेंशन छोटा सा किया था, लेकिन अब दो बड़े बदलाव हुए। उन दो बड़े बदलावों को हमें करीब से समझना जरूरी। पहला बदलाव ये कि सरकार की तरफ से एक बयान आया पिछले सप्ताह शुक्रवार को कि भारत में रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले तब भी बेहतर परिस्थिति में है। यानी सरकार किसी भी तरह से रुपए की गिरावट को लेकर बेचैन नहीं दिखाई पड़ी। रुपया 80 से पार निकलकर 81, और आज तो हम रुपए की कीमत को 81-55 से ऊपर निकलता देख चुके हैं। तो सरकार के अंदर ये समझदारी है, सरकार के अंदर ये एहसास हो गया कि फिलहाल रुपए की ढलान को रोका नहीं जा सकता। इसलिए इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की, बहुत ज़्यादा डर फैलाने की, बहुत ज़्यादा पैनिक में जाने की जरूरत नहीं। ये संकेत रिजर्व बैंक के लिए साफ था। और पॉलिसी लेवल पर भारत में रुपए की कीमत तय करना का जो राजनीतिक फलितार्थ है वो दिल्ली से, नॉर्थ ब्लॉक से तय होता, तो वो संकेत स्पष्ट था। इसलिए आज रुपया लगभग अपने फ्री फॉल की तरफ जाता रहा बाजार में। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये कि अब सरकार को ऐसा करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डॉलर इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर से पहुंचा। हालांकि डॉलर इंडेक्स में मौजूदगी की वजह शुभम यूरोप की मुद्राओं में गिरावट ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यूरो डॉलर और पाउंड की पैरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है डॉलर इंडेक्स को बनाने में। और आज पाउंड की क्या हालत हुई जिस पर हम आगे बात करेंगे। यूरो भी काफ़ी निचले स्तर पर था, इसलिए डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई। ऐसी स्थिति में जबकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, रिजर्व बैंक को एहसास हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार को झोंकने से शायद कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और एक बार मनोवैज्ञानिक रूप से रुपए की गिरावट स्वीकार कर ली जाए, फिर उसे थोड़ा ढीला छोड़ा जा सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के न्यूनतम स्तर पर आकर खड़ा हो गया है। रिजर्व बैंक $100 बिलियन के आसपास डाल चुका है जनवरी से अभी तक रुपए की गिरावट को रोकने और बचाने में। यहाँ के बाद अब जितना भी हर प्रत्येक $1 बिलियन जो रुपए की गिरावट को बचाने में बाजार में डाला जाएगा, वो घूमकर अगले हफ्ते रुपए को ही कमजोर करेगा। और ये वो दुष्चक्र है, ये वो विशेष साइकिल है जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे कि जब रुपए को कमजोर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताकतें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैक्टर्स हैं वो रुपए की कमजोरी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ने शायद समझदारी दिखाई है कि उसने इसे अपने स्तर पर इस पर स्थिर होने दिया। और तीसरी और चौथी और अंतिम बात ये कि भारतीय शेयर बाजारों में जो तेज गिरावट आ रही है, जो हमने 2 दिन से गिरावट देखी, खासतौर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण रिजर्व बैंक अब बाजार में हाथ डालकर इसे रोकने की कोशिश करना भी उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए भी हमने देखा कि बाजार में डॉलर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा निकली और इसलिए रुपये पर आज हमें पूरे दिन, अभी तक जब तक हम 4:15 तक इसको शूट कर रहे हैं, रूपी के चार्ट में हमें रिजर्व बैंक के इंटरवेंशन का कोई संकेत आज हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन और ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक अब ये कोशिश करेगा कि वो अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा जो इस हफ्ते होने वाली, वहां से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जरिए रुपए को थामने की परोक्ष कोशिश करे। सर, इस तर्क में सरकार के जो आपने जिक्र किया ना कि सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारत की मुद्रा कम गिरी है, ये कितना मतलब वाकई क्या संतोष करने वाली बात है? हाँ, दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारत की मजबूती से कोई प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं, बल्कि इसे अगर आप प्रकारांतर से देखें और दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें तो जिन मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया मजबूत है वो हमारे निर्यात बाजार हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उनकी मुद्राएं अगर हमारी तुलना में कमज़ोर हैं तो हमारे निर्यातकों के लिए वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता उससे टूटती है। जैसे आप यूरो को देखें, अभी हम ब्रिटेन से, यूरोप से नए कारोबार की, नए व्यापार समझौतों की बात कर रहे हैं, या हम मध्य पूर्व के देशों से नए व्यापार समझौतों की, एफटीए की बात कर रहे हैं। वहाँ जब हम निर्यात करेंगे और उनकी मुद्रा हमसे ज़्यादा कमज़ोर है तो हमारे निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो दुनिया की मुद्राओं का ये जो पूरा ढांचा वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें ज़्यादा ताकत या ज़्यादा कमजोरी दोनों ही तरह से ये नुकसान करती है। तो इसका एक संतुलन और बैलेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप
चार्ट पर देखो तो आपको सबसे खराब स्थिति में श्रीलंका का रुपया लगेगा, बांग्लादेश का रुपया लगेगा, सबसे खराब स्थिति में आपको यूरो या पाउंड दिखाई देंगे। इस समय उनकी तुलना में रुपए की गिरावट कम दिखाई देती है। पर जैसा हम लोगों ने इकोनॉमिका में एक बार विस्तार से डॉलर और रुपए की कीमत पर चर्चा की थी, तो रीर की बास्केट में देखें आप, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बास्केट में देखें तो रुपए की गिरावट कम दिखती है। पर जब हम नीर की बास्केट में जाते हैं, नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बास्केट में जाते हैं, जहां भारतीय मुद्रा की तुलना व्यापार भागीदार की मुद्रा से तुलना होती है, तब मजबूती हमारे लिए नुकसान का सबब होती है। और इसलिए हमें कहीं ना कहीं भारत के निर्यात में जो पिछले 2-3 महीनों में गिरावट आई है, उस पर इसका असर दिख रहा है, क्योंकि वही बाजार भारत के प्रमुख बाजार ने निर्यात के, जिनकी मुद्राएं भारत की तुलना में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं या ज़्यादा टूटी हुई हैं। तो ये उसका एक दूसरा हिस्सा है जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सर, एक टिप्पणी शेयर बाजार पे, और आज चौथा दिन लगातार था, सेंसेक्स 953 अंक गिरकर बंद हुआ है। एक समय ऐसा था जब निफ्टी ने 17,000 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया था, हालांकि क्लोजिंग उसकी थोड़े से ऊपर आई है। क्या आपको लगता है रुपए की कमजोरी का ही असर है जो बाजार को भी डरा रहा है? रुपए की कमजोरी का असर, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की अब स्पष्ट भविष्यवाणियां होने लगी, हम आगे बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि अमेरिका से ज्यादा यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं का दबाव और असर हमें भारत के शेयर बाजार पर दिखाई दिया। वैसे भी भारत के शेयर बाजार को में अब ये बात स्पष्ट रूप से स्थापित हो रही है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी और अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने हार्ड लैंडिंग की बात कह दी है, ऐसी सिचुएशन में भारतीय शेयर बाजारों में लंबे समय तक कोई बड़े तेजी की मोमेंटम की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। हालांकि बाजार में बाद में थोड़ी रिकवरी हमें इसलिए दिखाई पड़ी कि शायद यूएस फ्यूचर्स का डेटा आया था जो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, जिसके बाद हमने आज बाजार में निचले स्तर से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी। लेकिन बाजार में दबाव है, आज सारे सेक्टर, सारे इंडाइसेस डाउन थे, और ये एक बड़ी वजह है कि अब हमें महंगाई और महंगाई के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी के रिपल इफेक्ट दिखने लगे हैं, और ये रिपल इफेक्ट अब शुरू हुए हैं, अब आना शुरू हुए हैं। अब हमने पहली बार आज ब्रिटेन में के बाजार में हम देखा, राउट देखा, यूरोप बाजारों में देखा। इसके बाद अन्य बाजारों में भी हमें इसका असर धीमे धीमे दिखाई देने लगेगा, और ये वो तैयारी है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने और डॉलर की मजबूती को लेकर दुनिया के देश कर रहे हैं। तो शेयर बाजार, हम लगातार शुरुआत से कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय नज़रिए से चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और घरेलू अर्थव्यवस्था में बहुत सकारात्मक नहीं है, चाहे आप कच्चे तेल की कीमतें देखें, डॉलर की मजबूती देखें, भारत में आने वाली विदेशी पूंजी देखें, तो भारतीय शेयर बाजार लड़खड़ाते रहेंगे, साइडवेज मूव करते रहेंगे। अगर आप बाजार में नियमित निवेश कर रहे हैं तो इस समय सिर्फ एक सूचकांक देखिए कि भारत की वॉलेटिलिटी का इंडेक्स क्या कहता है। वही एक सूचकांक है जो शायद इस समय बाजार की नब्ज समझने में आपको मदद करेगा, जिसको हम विक्स कहते हैं, और अगर वो ऊंचा है तो बचकर रहिए बाजार में, क्योंकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव का खतरा लगातार बना होगा।